नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका हम देखिए जियोग्राफी सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंडिया जीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे आज हम। पिछले कल हमने एचपी जीके जो था वो डिस्कस कर रखी है। पिछले कल हमने एचपी जीके डिस्कस की थी, तो क्वेश्चन नंबर 67 से अभी हम स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी के सेक्शन से। यहाँ पर पूछा गया है विच इज़ द डेंसेस्ट प्लेनेट, सबसे ऐसा कौन सा ग्रह जिसका सघनतम जो है वो सबसे अधिक है। तो सघनतम ग्रह कौन सा है, ये है अर्थ। अर्थ यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी जो है वो सबसे डेंसेस्ट प्लेनेट कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2-3 बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। पहली बात इसके बारे में ये। दूसरी बात, प्लेनेट्स के बारे में हम जो है वो बहुत बार पढ़ते रहते हैं, तो प्लेनेट्स के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो प्लेनेट्स के बारे में पहला आप याद रखिए कि सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, बिगेस्ट प्लेनेट कौन सा है। बिगेस्ट प्लेनेट है जुपिटर। अर्थ के बारे में एक तो हो गया ये डेंसेस्ट प्लेनेट, सबसे सघनतम ग्रह है ये। और दूसरा हो गया ब्लू प्लेनेट, किसको कहते हैं, तो नीला ग्रह जो है वो भी अर्थ को ही कहा जाता है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं और मॉर्निंग स्टार जो है वो किस ग्रह को कहते हैं। इवनिंग स्टार जो है वो वीनस को कहा जाता है और मॉर्निंग स्टार जो है ये भी वीनस को ही कहा जाता है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो है वो वीनस ग्रह पड़ता है। और पृथ्वी से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह की बात करें कि पृथ्वी से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो वो है नेपच्यून। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो हॉटेस्ट प्लेनेट जो है ये भी वीनस ही है। तो ये सब आप याद रखिए, वीनस के बारे में, अर्थ के बारे में, और भी जो अलग अलग प्लेनेट्स के बारे में आपने जाना, वो सब क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 68 क्वेश्चन देखिए, विच इज कॉल्ड द प्राइमरी रॉक। तो प्राइमरी और सेकेंडरी रॉक्स होती हैं, तो प्राइमरी रॉक इनमें से किसको कहा जाता है। प्राइमरी रॉक की बात करें तो प्राइमरी रॉक जो है वो इग्नियस यानी कि आग्नेय चट्टान को कहा जाता है। इग्नियस रॉक को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब इग्नियस रॉक को कहा जाता है प्राइमरी रॉक। अच्छा, इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल आप जान लीजिए, इनमें ग्रेनाइट आ जाता है, गैब्रो आ जाता है, बेसाल्ट आ जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है। इसके अलावा सेडिमेंट्री रॉक होती है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है। सेडिमेंट्री रॉक में कौन कौन सी रॉक्स आ जाती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में जो है एक तो सैंडस्टोन आ जाता है, लाइमस्टोन आ जाता है, चाक आ जाता है, जिप्सम आ जाता है। ये सब जो है उस सैंडस्टोन में, ये सब जो है ये सेडिमेंट्री रॉक में आ जाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक की बात की जाए, मेटामॉर्फिक रॉक में क्या क्या आता है, मेटामॉर्फिक रॉक में जो है स्लेट आ जाता है, मार्बल आ जाता है, क्वार्ट्जाइट आ जाता है। तो ये कुछ मेटामॉर्फिक रॉक के भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द लोएस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर। तो सबसे निचली जो वायुमंडलीय परत है वो कौन सी है, सबसे लोएस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर जो है वो कौन सी है। सबसे लोएस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर जो है वो है सेडिमेंट्री, वो है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल जो है वो सबसे निचली वायुमंडलीय परत है। बात करें वायुमंडल की परतों की यानी कि एटमॉस्फेयर की लेयर्स की बात करें तो अलग अलग लेयर हैं। ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, आइनोस्फियर है, एक्सोस्फियर है। तो ये 5 अलग अलग लेयर जो है यहाँ पर है। ट्रोपोस्फियर की बात करते हैं। देखो, ट्रोपोस्फियर जो है लोअर, सबसे लोअर जो लेयर है एटमॉस्फेयर की उसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर को। जितने भी हमारे वेदर से रिलेटेड फिनोमिना होते हैं वो इसी लेयर में होते हैं, ट्रोपोस्फियर में। ये ध्यान रखना है। उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर की बात करें तो यहाँ पर ओजोन लेयर जो है वो पाई जाती है। उसके बाद मेसोस्फियर आती है, आइनोस्फियर आ जाती है, एक्सोस्फियर आ जाती है। ये नाम भी आप सीक्वेंस में याद रखिए। और 2 क्वेश्चन, ओजोन लेयर कहाँ पर है, वेदर के जितने फिनोमिना होते हैं जैसे बारिश होती है ये कहाँ पर होते हैं, ये ट्रोपोस्फियर में होते हैं। एटमॉस्फेयर में गैसेज भी हैं, गैसेज अलग अलग है। नाइट्रोजन कितने परसेंट है, नाइट्रोजन जो है वो 78% है। ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन जो है वो 21% है। आर्गन कितनी है, आर्गन जो है वो 0.93% है। तो ये परसेंटेज भी आपको साथ में याद रखनी है। आगे पूछते हैं विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु की आपको हाईएस्ट पीक बतानी है। अब देखो, हाईएस्ट पीक जो है वो अलग अलग स्टेट्स की पूछ ली जाती है कई बार। अगर हाईएस्ट पीक की बात करें, तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है डोडा बीटा। डोडा बीटा जो है वो तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक है। तमिलनाडु के अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पीक्स भी पूछ जाती हैं। अन्नाईमुडी, अन्नाईमुडी जो है वो कहाँ की पीक है, ये केरला की पीक है। केरला की ये हाईएस्ट पीक कही जाती है। और अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की जो हाईएस्ट पीक है ना वो कौन सी है, राजस्थान की हाईएस्ट पीक आती है, तो राजस्थान की गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है। तो राजस्थान के बारे में याद रखिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पीक्स आपको याद रखनी है। आगे है 71 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है हल्दिया ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो ये जो हल्दिया ऑयल रिफाइनरी है ये कौन से भारतीय राज्य में स्थित है। हल्दिया ऑयल रिफाइनरी जो है ये कौन से भारतीय राज्य में स्थित है, ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है।
वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल राजधानी है इसकी कोलकाता में इसकी राजधानी स्थित है। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो यहाँ की चीफ मिनिस्टर कौन है, यहाँ की सीएम जो है वो ममता बनर्जी है। और भी वेस्ट बंगाल के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे कि ये जो बांग्लादेश है, वेस्ट बंगाल जो है वो अपने इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है। किस किस कंट्रीज़ के साथ इसका बॉर्डर लगता है, तो बांग्लादेश के साथ इसका बॉर्डर लगता है, भूटान के साथ इसका बॉर्डर लगता है और नेपाल के साथ भी इसका बॉर्डर लगता है। तो ये तो हो गया इसके बॉर्डर के बारे में। इसकी कैपिटल भी आपने जान ली, इसकी चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। वेस्ट बंगाल में इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व है उनमें एक तो बक्सा टाइगर रिजर्व आ जाता है, ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। जलधापरा नेशनल पार्क जो है ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। नेओरा वैली नेशनल पार्क जो है ये भी वेस्ट बंगाल में स्थित है। गोरुमारा नेशनल पार्क ये भी वेस्ट बंगाल में स्थित है। और सुंदरबन नेशनल पार्क जो है वो HPSSC ने भी एक दो बार पूछा है, ये कहाँ पर स्थित है, ये भी वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो ये वेस्ट बंगाल के बारे में बेसिक क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से संबंध रखता है। अगर हम बात करें शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया के साथ कौन सा पार्ट जो है वो संबंध रखता है, तो वो रखता है पार्ट 10 यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर होगा। पार्ट 10 जो है वो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया के साथ संबंध रखता है। यहाँ पर पार्ट 12 भी दिया गया है। पार्ट नंबर 12 जो है वो किसके साथ संबंध रखता है, पार्ट 12 संबंध रखता है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट के साथ। पार्ट 14 भी यहाँ पर दिया गया है। पार्ट 14 किसके साथ रखता है संबंध, पार्ट 14 में सर्विसेज आ जाती हैं जो सेंटर और स्टेट के, तो सेंटर और स्टेट की सर्विसेज के साथ जो है ये डील करता है। पार्ट नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्ट नंबर 15 जो है वो इलेक्शन के साथ संबंध रखता है, तो इलेक्शन के साथ ये याद रखना है आपको कि संबंध रखता है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जैसे कि पार्ट नंबर 3 हो गया। पार्ट नंबर 3 जो है वो फंडामेंटल राइट के साथ जुड़ा हुआ है। पार्ट नंबर 4 हो गया। पार्ट नंबर 4 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ जुड़ा हुआ है। पार्ट नंबर 4 का जो ए भाग है वो फंडामेंटल ड्यूटी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सब आपने याद रखना है इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे है 73 क्वेश्चन, यहाँ पर पूछते हैं विच इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो नीति आयोग इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये आपको एग्जैक्टली पता होगा कि नीति आयोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। हम बात करेंगे बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की भी, संवैधानिक बॉडीज़ जो है उनके बारे में भी, उससे पहले नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, नीति आयोग की स्थापना जब की गई थी तो ये 2015 में की गई थी, और उससे पहले इसे प्लानिंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता था। उससे पहले इसे प्लानिंग कमीशन कहते थे और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को एग्जैक्टली की गई थी। अगर प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के बारे में बात करें तो नीति आयोग के चेयरमैन पूछे जाते हैं। नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जो है इसके चेयरमैन हैं। इसके वाइस चेयरपर्सन पूछे जाते हैं, तो वाइस चेयरपर्सन है इसके राजीव कुमार इसका नाम याद रखना है, राजीव कुमार का। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के तहत जो है वो आती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अच्छा, बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है वो प्रॉपरली स्थापित की जाती है। जैसे कि फाइनेंस कमीशन हो गया, ये प्रॉपरली स्थापित किया गया है। इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। यहाँ पर और भी जा जाते हैं, जैसे कि यूपीएससी हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के अलावा स्टेट इलेक्शन कमीशन भी आ जाता है यहाँ पर। और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है वो भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तहत आता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कैग भी कहते हैं, कैग जो है ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये सब ध्यान रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में। अगर हम बात करें कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइनेंस कमीशन किस तरह की बॉडी है, फाइनेंस कमीशन के बारे में बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे पूछते हैं विच इज़ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 2 हाउस होते हैं, एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। अगर हम बात करें अपर हाउस की, तो अपर हाउस किसको कहते हैं, अपर हाउस जो है वो राज्यसभा को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है, अपर हाउस जो है वो राज्यसभा को कहा जाता है। लोअर हाउस किसको कहा जाता है, लोअर हाउस जो है वो लोकसभा को कहते हैं। लोकसभा को जो है वो लोअर हाउस भी कहा जाता है। अगर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, 6 वर्षों के लिए राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो चुने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के से जो है राज्यसभा की 3 सीट्स हैं,
एक सीट जो है अभी वेकेंट भी होने वाली है। कांग्रेस के अनंत शर्मा जो थे वो यहाँ से, अब इनका टेन्योर पूरा होने वाला है, 6 वर्ष इनके पूरे होने वाले हैं, तो एक सीट यहाँ से खाली हो जाएगी। अगर किसी को राज्यसभा के पास सदस्य बनाना हो तो उसके लिए क्या एज रखी गई है, तो मिनिमम एज उसके लिए रखी गई है, कम से कम 30 वर्ष जो है वो मिनिमम एज होनी चाहिए राज्यसभा के लिए, तो ये ध्यान रखिए। अगर हम बात करें कि राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, तो टोटल स्ट्रेंथ है यहाँ की 250 यहाँ की टोटल स्ट्रेंथ है, और प्रेजेंट टाइम में 245 मेंबर यहाँ पर हैं। यहाँ पर राज्यसभा में जो है वो कितने सदस्य जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं, तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो 12 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा में चुने जाते हैं। तो ये सब राज्यसभा के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज आ, संविधान का जो आर्टिकल 1 है, अनुच्छेद 1 है, वो भारत को घोषित करता है, वो भारत को जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट जो है वो घोषित करता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आर्टिकल 1 जो है वो बात करता है यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में, ये आर्टिकल 1 के बारे में हो गया। अगर हम और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात करें, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपसे एग्जाम में पूछ जाएंगे वो है राइट टू इक्वलिटी, ये आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक आते हैं। राइट टू फ्रीडम, ये 19 से लेकर 22 तक आर्टिकल आते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल नंबर 23 से लेकर आर्टिकल नंबर 24 के बीच में आते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, ये आर्टिकल नंबर 32 में आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये जो है आर्टिकल नंबर 40 में आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आर्टिकल नंबर 51A में आती है। गवर्नर के पास जो पार्डनर करने की पावर होती है वो कौन से आर्टिकल में आती है, तो गवर्नर किसी को भी पार्डन कर सकता है, ये पावर जो है वो आती है आर्टिकल नंबर, तो गवर्नर किसी को भी पार्डन कर सकता है, किसी को भी माफ़ कर सकता है, ये नंबर आता है आर्टिकल नंबर 161 में। प्रेसिडेंट किसी को भी पार्डन कर सकता है, किसी को भी माफ़ कर सकता है, ये आता है आर्टिकल नंबर 72 में। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल की परिभाषा जो है वो आर्टिकल नंबर 110 में आती है, ये ध्यान रखिए। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कुछ मैंने आपको बता दिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं 131। यहाँ पर पूछा गया है द राइट टू प्रॉपर्टी इज आ, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो किस तरह का राइट है। देखो राइट टू प्रॉपर्टी पहले हुआ करता था फंडामेंटल राइट, परंतु अब जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, तो फंडामेंटल राइट इसका आंसर नहीं होगा। ये किस तरह का राइट है, ये जो है एक लीगल राइट है। लीगल राइट ऑप्शन बी जो है उसे आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक लीगल राइट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट है 6 फंडामेंटल राइट है। ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट थे, इनमें से एक फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया गया और 6 फंडामेंटल राइट जो था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब बच गए हैं। तो प्रेजेंट टाइम में 6 फंडामेंटल राइट भी आपको याद रखने हैं कि ये सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया था कि कैग जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसको कौन अपॉइंट करता है, इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रेसिडेंट जो है इसको अपॉइंट करता है। अगर कैग के बारे में कुछ और भी जाने तो पहली बात आपको पता चले कि इसको प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है। दूसरी बात कि कैग के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के साथ जो है आर्टिकल नंबर 148 जो है वो डील करता है। 148 नंबर आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कौन सा आर्टिकल जो है वो बात करता है ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल नंबर 149 जो है वो बात करता है ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये 2 आर्टिकल तो हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कैग के बारे में आर्टिकल अक्सर पूछे जाते हैं। अभी जो है आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जो है वो कौन अपॉइंट करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, ये आप जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से सर्च कीजिएगा अपने टेलीग्राम से @allexam31। इस तरह से जब आप @allexam31 सर्च करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की PDF, इंपॉर्टेंट क्विजेज, इंपॉर्टेंट और भी जानकारी जो है हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं। तो ये सब हो गया आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।